वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या 2024 में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हो सकते हैं। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये ऐसी कैसी बातें कर रहा हूं, मैं ममता बनर्जी के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा ऐसी, मैं राहुल गांधी के बारे में ऐसी बात क्यों नहीं कर रहा, मैं अखिलेश यादव के बारे में ऐसी बात क्यों नहीं कर रहा, मैं शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल के बारे में ऐसी क्यों नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बारे में ही क्यों बात कर रहा हूं कि क्या ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते हैं। इसके पीछे कई तर्क हैं, कई लॉजिक हैं। हम इस वीडियो में इन्हीं चीजों का जिक्र करेंगे और इस वीडियो में हम आगे ये भी बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी का राइज कैसे हुआ, कैसे ये एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली पार्टी आज एक यूटी और एक स्टेट में सरकार बना के बैठी है, वो भी इतनी मेजॉरिटी कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को नींद में भी डरा दे। फिर हम बात करेंगे क्या एक ऑपोजिशन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा आज हमारे देश में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसको 545 सीट का 10% मिलता हो, यानी कि उसे ऑपोजिशन पार्टी का दर्जा मिला हो। तीसरा हम बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी के सामने और क्या क्या चैलेंजेस हैं और वो फ्यूचर में और क्या कर सकते हैं कि वो इंप्रूव करें। इसलिए आप इस पूरे मामले को समझने के लिए एंड तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आम आदमी पार्टी बहुत नई पार्टी है, अराउंड 2012 में बनी थी और ये अन्ना हजारे के एंटी करप्शन आंदोलन से निकली एक पॉलिटिकल पार्टी है। जनरली एक पॉलिटिकल पार्टी का बेस भी ऐसा ही होता है कि वो किसी ना किसी आंदोलन से जब निकलती है तो उसकी जो रीच होती है बहुत वाइड होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज़ादी के मूवमेंट के आंदोलन में से जो पार्टी निकली है वो कांग्रेस की है। इसी तरह से अन्ना हजारे के इस आंदोलन से निकली पार्टी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इसके कन्वीनर हैं, इसके इस समय हेड है। अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था, अगर आपको याद हो तो ये एंटी करप्शन मूवमेंट था और ये यूपीए 2 के दौरान जब बहुत कांग्रेस में धांधलियां हो रही थी, जैसे कोल स्कैम नजर आया, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम आया। कोल स्कैम में तो सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर्स थे उनको जेल भी हुई, फाइन भी हुई। हालांकि 2G स्पेक्ट्रम प्रूव नहीं हो पाया, मगर फिर भी ये बहुत बड़ा डेंट का काम कर गया। कांग्रेस पार्टी तब से सुधर नहीं पाई, उसका पतन जो है होता गया। इसी एंटी करप्शन मूवमेंट में आम आदमी पार्टी का राइज हुआ और आम आदमी पार्टी का बहुत ही बड़े मेजॉरिटी से दिल्ली में काबिज होना इस बात को इंडिकेट करता है कि आम आदमी पार्टी जो है एक नेशनल पार्टी और इसके जो आइडियोलॉजी हैं वो सबको पसंद आने वाले हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि आम आदमी पार्टी राइज कर रही है और बाकी जो सो कॉल्ड इतनी पुरानी पार्टीज हैं वो जगह नहीं ले पा रही हैं जो आम आदमी पार्टी के पास है। इस फैक्टर को हम कांग्रेस के फॉल से भी समझ सकते हैं। कांग्रेस जो कि लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, मोर देन 400 एमपी इसके हुआ करते थे किसी जमाने में, और यह पार्टी ऐसी पार्टी है जो आजादी में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और आजादी के इसी गुडविल से यह पार्टी सरवाइव कर रही है। लेकिन अब की जो पार्टी है वो पार्टी नहीं रही जो नेहरू के समय थी, जो इंदिरा गांधी के समय थी। अब यह पार्टी कहां 45 सीटों पर सिमट गई है एमपी के, और यह पार्टी कभी किसी जमाने में पूरे भारतवर्ष में इसका राज होता था, स्टेट में भी वही पार्टी, सेंटर में भी वही पार्टी, लेकिन आज सिर्फ 2 स्टेटों में यह पार्टी सिमट के रह गई है। कांग्रेस पार्टी का यह जो फॉल है ये क्या वजह हो सकती है? बहुत बड़ा कारण यह भी बताते हैं कि जो मौजूदा लीडरशिप है उस पर परिवारवाद का एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। एक नैरेटिव जो कि यह प्रमोट करता है कि सिर्फ यह परिवार की पार्टी है, यह प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन गई है, पब्लिक पार्टी नहीं है। और इस नैरेटिव को कांग्रेस काउंटर नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के सामने डू और डाई का स्टेटस है, या तो करो या मरो। अगर कांग्रेस नहीं रिफॉर्म कर पाती तो डेफिनेटली कांग्रेस भारत मुक्त हो जाएगी। अब बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज आज कांग्रेस का अल्टरनेटिव क्यों नहीं बन पा रही हैं? क्या वजह है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस को रिप्लेस नहीं कर पा रही हैं, जहां कांग्रेस के जो पतन से वैकेंसी क्रिएट हो रही है उसको भर नहीं पा रही हैं? आप थोड़ा सा और देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज में कांग्रेस सबसे पुरानी 1885 में, 1925 में सीपीएम बनी है, 1998 में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी बनी है, 1964 में सीपीएम बनी है, 1920 में अकाली दल बने हैं, 1949 में डीएमके बनी है, 1972 में एआईडीएमके बनी है
और 2012 में आम आदमी पार्टी है। आगे और देखोगे 1984 में बीएसपी बनी है, 1980 में बीजेपी बनी है। यानी कि कांग्रेस के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी। मगर ऐसा क्या हुआ, जो आम आदमी पार्टी जो कि बहुत ही रिसेंट बनी है 2012 में, इसके बारे में मैं ऐसी बात करने जा रहा हूं कि क्या ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो ये पार्टी जो हैं या तो लैंग्वेज के ऊपर सर्वाइव कर रही हैं या रीजनलिज्म के ऊपर। यानी कि आपने देखा होगा तमिलनाडु में डीएमके पार्टी है जो इसी बात पे थ्राइव करी कि एंटी हिंदी मूवमेंट चलाकर तमिलनाडु में डीएमके अपनी पैठ जमाने में कामयाब हुई, और अभी भी ये एंटी हिंदी ही पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो जाहिर है ये पार्टी नेशनल पार्टी तो बनने लायक नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इसको एक भी वोट नहीं मिलेंगे अगर ये तमिलनाडु से बाहर जा रही है। इसी तरह से कई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं रिलीजन के आधार पर वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलते हैं। जैसे कि आप देखो ओवैसी की पार्टी मुसलमानों को खुश करने में लगी हुई है, एसआईडी जो है वो पंजाब से बाहर नहीं जा पा रही है। उसी तरह से आप कई पॉलिटिकल पार्टीज देखो जो कास्ट पॉलिटिक्स खेलते हैं, जैसे बीएसपी समाजवादी पार्टी या आरजेडी, ये यादवों की पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी एससी एसटी की पार्टी रह गई है। या कई पार्टीज सन ऑफ द सॉइल गेम खेलते हैं, यानी कि मराठा है तो मराठियों के लिए है, जैसे शिवसेना। तो क्या शिवसेना अगर इस बात से कि मराठा लोगों के लिए महाराष्ट्र है, इस खेल से क्या वो ऑल इंडिया पार्टी बन सकती है? आप खुद समझते हैं। इसका जवाब है कि महाराष्ट्र के लोगों को तो बड़ा भाएगा, उनको बड़ा खुश करेगा, लेकिन वो सोचें कि मध्य प्रदेश में यूपी में सरकार बना लें तो मुश्किल है। आप देखो तो ये जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी के ऊपर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। लेकिन जो यूनिटी के लिए पॉलिटिक्स जिसे चाहिए कि आप डाइवर्सिटी के हिसाब से भी ढल जाओ और यूनिटी के भी हिसाब से भी ढल जाओ, इन पॉलिटिकल पार्टियों में यह गुण नहीं आया है, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल पार्टी फिर गठबंधन बनाकर या तो जैसे यूपीए 1 में सरकार बनाई थी या यूपीए 2 में सरकार बनाई थी या बाकी पीछे सरकारें बनी थी। लेकिन आम आदमी पार्टी में ऐसा हुआ कि वो पार्टीज फ्रीबीज बांट के एजुकेशनल रिफॉर्म, वाटर रिफॉर्म्स, इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स, यानी कि जो बेयर मिनिमम नीड्स होता है उस पर उन्होंने फोकस करके और अपना नैरेटिव सेट करते हुए और अपने खिलाफ जो नैरेटिव था उसको काउंटर करते हुए इमर्ज होते जा रही है। और इसका सबूत यह भी है कि पंजाब, जिसमें हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, एससी एसटी कम्युनिटीज में जब बाकी धर्मों के भी लोग रहते हैं, फिर भी 117 में से 92 सीट्स लेने में कामयाब हुए। इतनी मेजॉरिटी जो कि ऑपोजिशन पार्टी को रात में सोने ना दे। खैर, आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी जो हिंदू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसे सरवाइव कर गई, वो कैसे नेशनल पार्टी बन गई। हालांकि बाकी लोगों को भी इन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, सबका प्रयास, इस तरह के नारों से अपने तरफ खींचने की कोशिश की है। और आप देखो इनका एजेंडा इतना कामयाब हुआ कि जो ओल्डेस्ट पार्टी थी और कभी भी और किसी जमाने में पूरे भारतवर्ष में राज करती थी, उस पॉलिटिकल पार्टी को ऑपोजिशन का दर्जा भी नहीं मिला। क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी कांग्रेस के नैरेटिव को काउंटर कर गई और अपने नैरेटिव को सेट कर गई और उसका नैरेटिव सबको पसंद आया। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं जो मैंने आपको डिस्कस किया, उसमें से यह है बेयर मिनिमम। जो बेयर मिनिमम है इन्होंने उस पर भी फोकस किया। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि क्या एक ऑपोजिशन जो है जिसकी बहुत जरूरत है, ऑपोजिशन जो पार्टी होती है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है और वो लोगों को अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट बताती है। इसीलिए स्ट्रांग ऑपोजिशन का होना बड़ा ही जरूरी है। होता क्या है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में देखो तो राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट, ये दो तरह के सोच वाले पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। बीच में सेंट्रिस्ट, जनरली लेफ्टिस्ट आपके एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हो गए, माओइस्ट, माओवादी, और उसके साथ हुए सीपीएम, सीपीआई वाले। ये वो लोग हैं जो सोशल कॉज में काम ज्यादा करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी में ज्यादा विश्वास करते हैं और जो लोगों को ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा सहूलतें, प्राइस ना राइज करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। उसके बाद आ जाता है सेंट्रिस्ट। सेंट्रिस्ट ये होते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी और पब्लिक प्रॉपर्टी में भी, प्लस ये सबको साथ लेकर चलने में कामयाब होते हैं। इसमें बेसिकली कांग्रेस को माना जाता है, लेकिन और भी कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सेंट्रिस्ट अपने आप को कहलाती हैं। राइटिस्ट, एक्सट्रीम राइट में तो
आपके बजरंग दल वाले आ गए जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनका एजेंडा है। उसी तरह से बीएचपी वाले आ गए या अलकायदा वाले आ गए, इस तरह से जो कि मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। राइटिस्ट में बीजेपी आती है, थोड़ा सा एक्सट्रीम राइट कम है, लेकिन बीजेपी जो है अब वो सेंट्रिस्ट अप्रोच ले रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की तरह। लेकिन ऑफ कोर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने आइडियोलॉजी को चेंज करने के लिए थोड़ा सा वक्त तो चाहिए, और कांग्रेस जो है कायदे से ये ऑपोजिशन बननी चाहिए, बट कांग्रेस अपने खिलाफ जो नैरेटिव है उसे काउंटर नहीं कर पा रही है। ऑल इंडिया लेवल पे अगर बनना है तो आपको यूनिटी भी दिखानी होगी और डाइवर्सिटी भी दिखानी होगी। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा संभव नहीं हुआ। हालांकि गठबंधन बनाकर तो कर तो सकते हैं, लेकिन गठबंधन में प्रॉब्लम ये होती है कि फिर प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। ममता बनर्जी कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनूंगी, उधर कांग्रेस कहती है कि हमारे राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनेंगे। शिवसेना अलग बीन बजा रही है, एनसीपी अलग बीन बजा रही है, डीएमके अलग बीन बजा रहे हैं, टीआरएस वाले अलग बीन बजा रहे हैं। इसीलिए ऑल इंडिया लेवल का चेहरा एक यूनाइटेड रखना बहुत जरूरी है। व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन टॉकिंग अबाउट स्ट्रांग ऑपोजिशन, उसका कारण होता है कि जो ऑपोजिशन होता है एक स्ट्रांग व्यू पॉइंट प्रेजेंट करता है, अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट प्रेजेंट करता है और सरकार पर कंट्रोल रखता है, सरकार को उसके आर्बिट्रेरीनेस से रोकता है। इसीलिए स्ट्रांग ऑपोजिशन का होना डेमोक्रेसी में बहुत ही जरूरी है। जब ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में नहीं सेटिंग कर पा रही हैं, इसलिए इस सेंट्रिस्ट का जो रोल है अब वो आम आदमी पार्टी अदा करने लग गई है। इससे साफ जाहिर है कि वो जिस तरह से पंजाब में उसने जीता है, जिस तरह से वो दिल्ली में सभी लोगों का वोट हासिल करने में कामयाब हो गई है, क्योंकि दिल्ली जो है दिल है भारत की, लगभग सभी स्टेटों से लोग वहां रहते हैं। तो दिल्ली के अगर दिल जीत लिया तो बाकी राज्यों में भी ये फिट हो जाएंगे। अब बात करते हैं गोदी मीडिया की। एक अलग सा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष में बीजेपी ने मीडिया को खरीद लिया है। बिल्कुल बात सही है। जिस तरह से आज देखो 24 घंटे बीजेपी के पॉलिसीज, बीजेपी के नेता ने ये किया, बीजेपी के नेता ने ये किया, ये चलाया जा रहा है। एक तरह का मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या बीजेपी ने इन सबको खरीद लिया? ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन खड़ा करने वाला है। क्यों? अगर 24 घंटे ये चला रहे हैं तो डेफिनेटली है कि ये एक तरह का लोगों के दिमाग को बदल रहे हैं, उनके परसेप्शन को चेंज कर रहे हैं। बीजेपी हर टाइम अगर आप बीजेपी के बारे में सोच रहे हो, इसका यह मतलब यह हुआ कि आप डेफिनेटली बीजेपी के लिए वोट डालोगे। ये लोगों का मानना है और कई पॉलिटिकल पार्टीज का मानना है कि मीडिया बिकी हुई है, इसलिए इनको गोदी मीडिया कहते हैं। लेकिन इस गोदी मीडिया जब हम अरविंद केजरीवाल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो फेल हो गया। अरविंद केजरीवाल गोदी मीडिया के होने के बावजूद भी दिल्ली जीत गए, इस गोदी मीडिया के होने के बावजूद भी पंजाब जीत गए। ऐसा क्या हुआ कि वो दिल्ली जीत गए, बीजेपी को हरा दिया, पंजाब जीत गया, अकालियों को हरा दिया, कांग्रेस को हरा दिया? क्या वो गोदी मीडिया फेल हो गया यहां पर? तो ये भी इन पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि इस तरह से इल्जाम लगाकर मीडिया को अपने खिलाफ नहीं कर सकते। मीडिया को वही चलाता है जो उसको पसंद आ रहा होता है, मीडिया वही चलाता है जो पब्लिक पसंद कर रही होती है। और पब्लिक क्यों पसंद कर रही होती है? क्योंकि पब्लिक को नैरेटिव समझ में आया होता है। और अरविंद केजरीवाल ने ये नैरेटिव काउंटर भी किया और अरविंद केजरीवाल इसी गोदी मीडिया के होते हुए भी 2 स्टेट जीत के दिखा दिए। आगे बढ़ते हैं। अब सोचते हैं कि क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल राइज कर गए। बहुत सोचने वाली बात है। अरविंद केजरीवाल बेसिकली बेयर मिनिमम पे उन्होंने काम किया। हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम बेकार, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पे जितना खर्चा होना चाहिए उतना होता नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल, लोग तो सोचते भी नहीं है अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डालने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से जब ये कोरोना आया और इस कोरोना में प्राइवेट स्कूल वालों ने तब भी अपने फीस बढ़ाए रखा, जारी लेते रहे। जब लोगों की तनख्वाहें नहीं थी, नौकरियां छूट गई थी, उस समय गवर्नमेंट स्कूल सहारा बना। हालांकि पंजाब में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बहुत काम किया था, जो गवर्नमेंट स्कूल की जो दशा है दिशा बहुत बदल दी थी। मगर आम आदमी सरकार दिल्ली में उसने दिल्ली मॉडल ऑफ स्कूल को ऐसा प्रमोट किया, उसका नैरेटिव ऐसा सेट किया, इवन यहां तक कह दिया कि बाकी सरकारें भी सीखें। और वाकई हो भी ऐसा रहा है। तमिलनाडु से डीएमके सरकार दिल्ली गई देखने के लिए
कि भाई वहां पर स्कूल कैसे हैं। पंजाब की सरकार दिल्ली गई ये देखने के लिए कि वहां पर स्कूल कैसे चल रहे हैं। जब आप इस तरह का नैरेटिव सेट करते हो तो लोगों के मन में एक उत्सुकता जागती है कि किस तरह का दिल्ली मॉडल है। दिल्ली मॉडल कुछ नहीं, बस उन्होंने अपने स्कूलों पर ज्यादा काम किया है। आप देखो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल मॉडल क्या है, तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, स्कूल के लीडरशिप में इन्वेस्ट करना, पेरेंट्स को पार्टनर बनाना, लर्निंग एक जर्नी बनाना। क्या नया है? कुछ नहीं। आप ये भी बात देखोगे कि जो सिसोदिया हैं उन्होंने एक नया एडवर्टाइजमेंट्स निकाला है जिसमें बच्चे को यह कहा जाता है कि बच्चा नौकरी नहीं करेगा, अच्छी अच्छी नौकरी नहीं करेगा, बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। इस तरह के नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गए और इनका जो खर्चा है वो भी बाकी स्टेटों के मुकाबले, बाकी यूटीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा है एजुकेशन पर। लगभग उनके टोटल एक्सपेंडिचर का 25% वो एजुकेशन पे खर्च रहे हैं। और इस बजट में भी इन्होंने कहा है कि वो लोग 23.5% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर जो है एजुकेशन पे खर्च करेंगे। एजुकेशन पे काफी खर्चा हो रहा है और इन्होंने स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर, नए स्कूल बहुत सारे बनाए हैं। आप देखो तो टोटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी है दिल्ली का, वो बढ़ता जा रहा है। कहां 1.70, कहां 1.32 से लेकर 1.70, लगभग 1.25% के करीब वो स्टेट जीडीपी का एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं। और आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बाकी स्टेटों के मुकाबले में इनका जो एजुकेशन पे खर्चा है वो सबसे ज्यादा है। आप इस गुजरात का देखोगे तो 12% के करीब वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का एजुकेशन पे खर्चता है। हरियाणा देखोगे 13.5%, लेकिन इन सब में हाईएस्ट देखोगे तो 22.8% है दिल्ली गवर्नमेंट का। अपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का 22.8% ये एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं। तो जब ज्यादा एजुकेशन पे खर्चा होगा तो नेचुरली है कि एजुकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी। आपने देखा होगा सिसोदिया ने कहा है कि वो 8,000 एडिशनल क्लासरूम बना रहे हैं, 12,000 एडिशनल क्लासरूम जो है फुल स्विंग्स में है, 20 न्यू स्कूल बिल्डिंग्स बना रहे हैं। यानी कि ये स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि आप नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो। अब बात आती है एम्प्लॉयमेंट की। हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। इस कोविड के बाद तो और भी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। इस केस में और इस सिचुएशन में नौकरी की बात करना बहुत जरूरी है। सिर्फ बात करने से ही बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको पॉलिटिकल सेटबैक मिल रहा है। बीजेपी राइज कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो इस बारी का बजट भी प्रेजेंट किया है, वो बजट दिल्ली में बजट का नाम ही है रोजगार बजट, और इनका मकसद है अगले 2027 तक 20 लाख दिल्ली में जॉब्स निकालना। इस तरह से ये एक आइडिया रख रहे हैं लोगों के सामने किस तरह की सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चलाएंगे, और बाकियों को इवन चैलेंज कर रहे हैं कि गवर्नेंस किसे कहते हैं, आप हमसे सीखो। पहले एक जमाना था, लोग कहते थे रोटी कपड़ा मकान, लेकिन आज जिस तरह से गर्मी है, जिस तरह से ठंड पड़ती है, इसमें बिजली भी जरूरी है। और खास तौर पे शहरी लाइफ में जहां पेड़ नहीं है, जहां पर हवा के लिए कोई जगह नहीं है, शहरी लाइफ बहुत कंजस्टेड हो रही है, इसीलिए बिजली भी एक बहुत एसेंशियल पार्ट बन गया है। और अरविंद केजरीवाल ने 200 यूनिट मुफ्त दिल्ली में कर दिया। और अभी अभी इन्होंने ये भी बात कही है कि अब सब्सिडी वॉलंटरी होगी, यानी कि जो लोग सक्षम हैं, कैपेबल हैं, वो वॉलंटरीली छोड़ दें सब्सिडी, और जो लोग नहीं कैपेबल हैं, जो जिन्हें चाहिए वो ले सकते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल अब नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं सब्सिडी के मामले में। इसी मॉडल को फॉलो किया इन्होंने पंजाब में 300 यूनिट्स पर मंथ फ्री देकर, और टोटल 600 यूनिट्स पर बिजली के साइकिल में मुफ्त देकर इन्होंने लोगों की इमेजिनेशन को कैच किया। और बिजली तो बहुत जरूरी है, चाहे बिजली मिले ना मिले, लेकिन नैरेटिव तो सेट कर दिया इन्होंने। इस तरह से आम आदमी पार्टी जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के कंट्रास्ट में डाइवर्सिटी पे भी खेल खेल रही है और यूनिटी पे भी खेल खेल रही है, और बेयर मिनिमम जो चाहिए उसे भी दे रही है। हमने फ्री में बिजली देकर भी पैसे कमाए हैं, हमारा सरप्लस बजट है, हमारे दिल्ली में सबसे कम कर्जा है।
इस तरह के नैरेटिव ये दे रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि यही नौकरी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये जो नैरेटिव है लोगों को पसंद आ रहा है, प्लस इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि पंजाब में अब सरकार है तो आपको पता होगा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बीच में SYL सतलुज यमुना लिंक एक कनाल जाती है। यह कनाल दिल्ली और हरियाणा को पानी देने वाला है। अब क्योंकि हरियाणा में भी चुनाव आने वाले हैं तो इनको यह बोला जा रहा है कि अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो अब कहा जा रहा है कि सतलुज यमुना लिंक है वो नहर चलाओ। अब हरियाणा में क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो इनको एक नैरेटिव इनके खिलाफ सेट किया जा रहा है कि ये हरियाणा का पानी नहीं देना चाहते। इसीलिए अरविंद केजरीवाल के सामने ये चैलेंज भी है कि जो लोग इन्हें रीजनल पॉलिटिक्स में फंसाना चाहते हैं उस रीजनल पॉलिटिक्स को काउंटर करें, डाइवर्सिटी भी प्ले करें और यूनिटी भी प्ले करें। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से ये अपने आप को इस तरह के रीजनल और लोकल पॉलिटिक्स से निकालकर नेशनल पॉलिटिक्स को लेके जाते हैं, यानी कि डाइवर्सिटी भी प्ले कर पाते हैं और नेशनल पॉलिटिक्स भी प्ले कर पाते हैं। और ये भी एक चैलेंज है आम आदमी पार्टी के बाद कि हो सकता है कि पंजाब का बेड़ा गर्क करके ये कहीं और जाने के लायक ही भी ना बचे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि आप गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। पॉलिटिक्स तो खेलो, शॉर्ट टर्म मत खेलो, लॉन्ग टर्म खेलो। यह नहीं है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के बाद कहीं और जाने लायक ही ना बचे। इसीलिए आप फ्रीबी सोच समझ के बांटना यह भी इनके लिए चैलेंज है और फिर आपको ऑल इंडिया लेवल का भी रोल प्ले करना है। इसीलिए मैं बहुत गुड विशेस देता हूं अरविंद केजरीवाल को कि उनमें वो सारे गुण हैं, उनकी पार्टी में वो सारे गुण हैं जो रीजनलिज्म भी फॉलो करते हैं और नेशनलिज्म को भी फॉलो करते हैं। आगे कांग्रेस के लिए भी सलाह है कि कांग्रेस अगर होंद में बनी रहना चाहती है तो उसे अपना नैरेटिव जो है उसके खिलाफ कि वो परिवारों की पार्टी है, इसे एक बार तो ब्रेक करना होगा। इसमें एक बार तो गांधी परिवार से बाहर का मेंबर लाना होगा। अदरवाइज अगर कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो देश का भला नहीं है इसमें। जिस तरह से नितिन गडकरी ने भी कहा है कि कांग्रेस का मजबूत रहना भी देश की ग्रोथ में रोल प्ले करेगा। तो अगर कांग्रेस के लोग भी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप फॉर द सेक ऑफ लॉन्ग टर्म, फॉर द सेक ऑफ योर पॉलिटिकल पार्टी डिसीजन लें। अदरवाइज कांग्रेस मुक्त भारत ज्यादा दूर नहीं है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये एनालिसिस कैसा लगा और आप कैसे देखते हो आम आदमी पार्टी के राइज को, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इशू के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू।